बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, आमिर खाकवानी साहब और सकलैन इमाम साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। शुरू करते हैं ज़रा पंजाब से, जहाँ पर 4 करोड़ काश्तकार इस वक्त इंतहाई परेशान हमें नज़र आ रहे हैं और परेशानी की वजह सभी के सामने है। बाज़ मकामात पर गंदम की जो फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है और इस वक्त कटाई का अमल भी खासा शुरू हो चुका है, लेकिन हुकूमत वक्त ने उनकी फसल की इमदादी जो सरकारी कीमत है उसके निर्ख का इंतखाब नहीं किया। वो निर्ख जो है वो मुतय्यन नहीं किए गए हैं, बल्कि इन गरीब किसानों को फ्री मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जिसके कुछ असरात ये निकल रहे हैं कि उनकी गंदम खरीदने वाला इस वक्त कोई नहीं है। एक मन गंदम की जो कीमत है वो 2000 रुपये भी उन्हें इस वक्त दस्तयाब नहीं है। हमारे हमसाया ममालिक जो कि हमारा नेबर कंट्री है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ का जो किसान है वो हमें खासा खुशहाल नज़र आता है, जबकि इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान के किसान को देखें तो वो हमें खासा परेशान नजर आता है। अब ये कंपैरिजन में इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ का किसान खुशहाल से खुशहालतर इसलिए है कि वहाँ पर फी एकड़ 30 से 40 हज़ार का फायदा हो रहा है, जबकि जो पाकिस्तानी किसान है उसके बरक्स हमारे काश्तकारों को 20 से 50 हज़ार फी एकड़ का नुकसान हो रहा है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि काश्तकार मायूस हो रहा है। मायूसी के आलम में ये अगले सीजन में गंदम काश्त नहीं करेगा, हुकूमत को गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी और आटा रोटी फिर यक के बाद दीगरे सभी चीजें महंगी होना शुरू हो जाएंगी। हुकूमत पंजाब किसान के जख्मों पर बरहम रखने का कह तो रही है, कल कोई किसान पैकेज सुना है कि अनाउंस भी होने जा रहा है, लेकिन मसला यह है कि किसानों को किसी पैकेज से ज्यादा उनकी फसलों की बेहतर कीमत की जरूरत है, सस्ते बिजली, सस्ती खाद और नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सियासत की बात की जाए तो अमरीकी वफ्द जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर था। शुरुआत में स्टार्टिंग में इस दौरे को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत जोशो खरोश था। तासुर ये दिया जा रहा था कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ही इन कांग्रेसमैन को पाकिस्तान भेज रहे हैं। यही बताया जा रहा था कि ये वफ्द पाकिस्तान की सियासत में एक तूफान लेकर आएगा और एस्टैब्लिशमेंट के लिए मसाइल पैदा कर देगा, लेकिन वफ्द ने ना तो बानी तहरीक इंसाफ से मुतालिक कोई बात की है, ना ही उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और ये बात हम नहीं, स्पीकर अयाज सादिक साहब फरमा रहे हैं। इस वक्त ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात करने के बजाय मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें की हैं और मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे तहरीक इंसाफ को अंदरूनी और बैरूनी तमाम अतराफ से मुश्किलात का ही सामना है। ऐसे में सवाल यह है कि जमात तमाम हरबे आजमा चुकी है, तो अब उसके पास ऑप्शन रह किया जाता है इन मुश्किलात से निकलने का, वो भी उस वक्त जब हुकूमत पहले से कई ज़्यादा मजबूत होती रही है। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो आलमी इदारे हैं मईशत में वो बेहतरी की इस वक्त खबरें दे रहे हैं और वज़ीर ख़जाना भी कुछ इसी किस्म की बातें करते हुए हमें एक दो रोज़ से नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अपने किसान बहन भाइयों की जो मुश्किलात है ना उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। रिजवान रज़ी साहब, कल मरीम साहिबा सीएम पंजाब हैं, वो किसान पैकेज को अनाउंस तो करने जा रही हैं, बजाय इसके कि मैं आपसे ये जानूं कि कल क्या कुछ वो हमारे किसानों को दे सकती हैं। मुझे सबसे पहले एक बुनियादी बात बता दीजिए कि अभी तक हुकूमत ने सरकारी सतह पर जो गंदम की खरीदारी के लिए जो सपोर्ट प्राइस है उसका ऐलान क्यों नहीं किया है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा लैकुना है। उसकी वजह ये है कि अब अगर आप सरकारी निरख का ऐलान नहीं करते तो अगर आप कहिए कि महकमा खुराक पंजाब को आप इसमें से निकाल दें, महकमा सिंध को निकाल दें, महकमा खुराक KPK को निकाल दें, जो तीनों खरीदारियां करते हैं, और जो हुकूमत के अब तक के इदाद शुमार के मुताबिक जो हमने IMF से शेयर किए हैं कि 108 अरब रुपए का खर्चा आता है तीनों सूबों का। 80 अरब रुपए का तकरीबन पंजाब का आता है और 18 अरब रुपए का सिंध का आता है और 10 अरब रुपए का KPK का कॉस्ट जो है, नहीं, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ठीक है, प्रोक्योर करना, उसे स्टोर करना, ये सारा कॉस्ट जो है। हुकूमत IMF को बताया गया कि जनाब इसमें से तकरीबन 80% जो है वो चोरी हो जाता है, करप्शन की नज़र हो जाता है और सिर्फ 20% के करीब किसानों तक पहुंचता है। सही। तो इसकी बजाय हम किसान को बराह रास्त सब्सिडी दे देते हैं और उसको जो इनपुट कॉस्ट है उसके लिए वो कर देते हैं। लेकिन साथ में जो लैकुना रहेगा, जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम फौज के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए और आज़ाद कश्मीर को हमने 8 रुपए किलो गंदम सब्सिडी पे देनी होती है। अगरचे वो भी उन तक बेचारों तक पूरी नहीं पहुँचती, लेकिन उसके लिए हमारी पासको के जरिए प्रोक्योरमेंट होती है। सो फार सो अगर कहीं पे एक्सपोर्ट होना है, अगर किसी को इमदाद में गंदम भेजी जानी है तो वो भी पासको से ली जानी है। अब अगर आप कोई रेट फिक्स नहीं करते मार्केट के अंदर, आप उसमें प्रोक्योरमेंट ना कीजिए।
लेकिन वो जो पास्को का खरीदारी मरकज का अहलकार बैठा हुआ है, वो खरीदेगा तो 2100 पे, कागजात में दर्ज करेगा वो 4200। ठीक है ना जी। तो एक करप्शन का दरवाजा आपने बाकी करप्शन के दरवाजे बंद करते हुए एक नया करप्शन का दरवाजा खोल दिया। मेरी जाती राय के मुताबिक अगर आईएमएफ की ये कंडीशन थी भी कि आप गंदम के ऑपरेशन में से निकल आए, क्योंकि जवाब मैंने वो पढ़ा जो उनकी तरफ से दिया गया जी जी, कि देखिए उन्होंने कहा कि सूबे भी इन्वॉल्वमेंट ना करें। जी जी जी, सूबे की उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप जो हैं वो मकई के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, मकई का किसान खुशहाल है, आलू के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, उसका किसान खुशहाल है, चावल में इंटरफेयर नहीं करते, उसका किसान खुशहाल है, तो आप गंदम में से भी बाहर निकल आइए। तो और भी शोबे है ना, एक पोल्ट्री का भी है, ठीक है ना, जो भी आपको पता है ये कहाँ पे पैसा जाता है। फिर ये हमारा जो शुगर माफी है, इनके किसानों को जो है वो तो बड़े खुश खुरम रहते हैं, इनके जो मिल मालिकान है वो भी बड़े खुश खुरम रहते हैं। किसान जो पिस्ता है वो क्या कहते हैं, गन्ने के किसान भी खुश खुरम नहीं है, गन्ने के किसान भी खुश खुरम नहीं है, और बाद सीजन के अंदर चावल के किसान भी चीखो पुकार कर रहे होते हैं, लेकिन उनका ये जवाब है इसलिए आप गंदम से भी बाहर निकल आइए। मेरी राय ये थी कि आपने गंदम में से बाहर निकलना था तो फेज वाइज निकलना चाहिए था। ठीक है, एक साल आपने पिछली दफा जैसे 55 मन एकड़ पर एवरेज ईल्ड आई है पंजाब के अंदर, तो 15 मन आपने खरीद ली, 40 मन उसे कहा कि ओपन मार्केट में डाल दे। इस तरह आप काम कर देते इस साल, लेकिन एक इंडिकेटर प्राइस के तौर पे मार्केट में रहते, टोटल उसको ओपन मार्केट में छोड़ देना जो है किसान के साथ पॉइंट आपका आगे, जस्टिफिकेशन आपके आगे, आपके तज्जिए के साथ। आमिर खाकवानी साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि इस साल 16.5 लाख एकड़ कम रकबे पर गंदम काश्त हुई है, जिसके मुताबिक जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आइंदा साल 17 लाख टन गंदम जो है वो इंपोर्ट करना पड़ सकती है। तो जब ये हमारी हुकूमत अपना पॉलिसी रेट दे देती है, अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर देती है, तो फिर आपको नहीं लगता कि एक पॉलिसी उसे किसानों के लिए भी छोड़ देनी चाहिए, वो इंतखाब करें फिर उन्होंने इस मार्केट में अपनी गंदम बेचनी है या फिर उन्हें एक्सपोर्ट करनी है? देखिए, मैं आपको एक बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जो इस दफ़ा पंजाब हुकूमत करने जा रही है ना, पंजाब हुकूमत इसलिए कि मेजर जहर है यहाँ पे वीट जो है, यहाँ पे खुद भी वजाहत की कि कोई 80 अरब रुपए करीब पंजाब के खर्च होते हैं, तो जो ये करने जा रही है, तो अगली बार ये जो गंदम का ये जो एरिया कम काश्त हुआ है, ये कम से कम 3 गुना कम काश्त होगा, और पाकिस्तान को 1.5 से 2 और या 2.5 अरब डॉलर, अरबों डॉलर की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। किसान सर बुरी तरह नहीं, देखिए इस दफा तो जो क्राइसिस है वो तो हो चुका है ना, लेकिन अब भी अगर इसको हैंडल ना किया गया, मिस हैंडलिंग की गई, तो मैं आपको, मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है, साउथ पंजाब बहुत ज़्यादा वहाँ पे वीट बहुत अच्छी, जहाँ पे ज़ाहिर ज़मीनें फसलें वहाँ पे वीट होती है, तो वो सख्त परेशान है, लोग बिल्कुल नाला हो पड़े। और आप देखें, एक सीधा असूल है, हम अखबार के लोग, हम अखबारों में काम करते रहे, अखबार की जो कास्ट है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप उस कास्ट पे आपको बेच नहीं सकते, आपको उससे 3 गुना कम कास्ट पे अखबार बेचा जाता है, और वो जो कमी है वो इश्तिहारात से पूरी की जाती है। यही मसला वीट का है। वीट का अगर ओपन मार्केट में बिकेगा तो ये 2200-2400 से ऊपर नहीं जाएगा, जबकि उनका खर्चा जो है इतना तो उनका खर्चा हो चुका होता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए हुकूमत को सपोर्ट प्राइस और हुकूमत को खरीदारी करनी पड़ेगी, ये लाजमी है। या फिर अगर नहीं कर सकते तो फिर इनपुट सस्ती करें, किसान का खर्चा कम करें, खाद को सस्ता करें, बिजली को सस्ता करें, वहाँ पे पानी के जो इश्यूज हैं और जो इश्यूज हैं, जब तक उनकी इनपुट देखें, सीधे असूल है ना, अगर एक FE एकड़ अगर जो खर्चा है वो अगर ज्यादा है तो किसान क्या करेगा, उसने इतनी मेहनत की है फसल पे, वो गंदम सिंपल क्या करेगा, वो गंदम से स्विच करके या मकई पे चला जाएगा और चीज़ों में चला जाएगा। और अभी रजी साहब बात कर रहे थे कि भाई ये एक बात की जाती है IMF की तरफ से दलील में, उसको उन्होंने कोट किया कि भाई चावल के या बाकी जगहों पे वो तो किसान चल रहे हैं, गंदम हमारी बुनियादी है नहीं खुराक, अगर मकई की फसल कम भी हो जाएगी इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। गंदम अगर ना हो तो ये आटे का क्राइसिस होगा ना, ये तो हमारी खुराक है, खुराक है, गंदम के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, गंदम के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए इसकी बहुत अहमियत है और हुकूमत की बहुत ही नाकिस पॉलिसी रही है। और अब भी अगर ना संभाला गया तो अगला डिजास्टर अगले साल बहुत ही खौफनाक होगा। अब अनवर रज़ा साहब, सदर किसान इत्तेहाद कहते हैं कि हुकूमत गंदम का 3900 रुपए फी मन रेट मुकर्रर करे, और अगर हुकूमत ने फौरी इक़दाम ना उठाए तो किसान, खवातीन और बच्चे इस्लामाबाद मार्च करेंगे। मुझे ये बताएगा, कल जो शानदार किसान पैकेज मरीम साहब अनाउंस करने जा रही हैं, आपकी तजवीज़ क्या होगी कि अगर वो ये कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा अपने पैकेज में? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के पास एक बरस था
अप्रैल 2024 से अब 25 तक का कि आप एक मैकेनिज्म तय करते कि गंदम की खरीदारी से मुतालिक आप एक रेट मुकर्रर करते कि आपने अगर ओपन मार्केट में गंदम खरीदनी है तो फिर जो मिडल मैन है वो किसानों को ब्लैकमेल नहीं करेगा और गंदम जो हुकूमत का मुकर्रर करदा रेट होगी उस बुनियाद पर खरीदी जाएगी। और आप देखें कि जो आपने 16 लाख गंदम के कम पैदावार की बात की वो इस वजह से थी, गुज़श्ता बरस आपको याद होगा कि जो गंदम के काश्तकार के साथ हुआ वो कोई इतना अच्छा सलूक नहीं था। इस मरतबा हुकूमत पंजाब ने गंदम की फसल की तैयारी के लिए बीज खाद सब्सिडी तो दी किसान को, लेकिन उन्होंने जो रेट मुकर्रर करना था ओपन मार्केट के लिए वो नहीं किया। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि केपी के गवर्नमेंट भी पंजाब से गंदम खरीदती थी। इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट का वफाकी हुकूमत के और उनके हालात भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि केपी के गवर्नमेंट ने वो ओपन मार्केट में आए, वहाँ से कम कीमत पर गंदम खरीदी। अब वो भी ओपन मार्केट से कम कीमत पर गंदम लेकर सूबे में ज़्यादा कीमत पर गंदम देंगे। वो भी देखें, एक दिख रहा है करप्शन का तो रास्ता आपने खोला। अब मुझे बताएं यहाँ पर सफर कौन कर रहा है? वो है काश्तकार जो गंदम की पैदावार में उसने जो मुश्किलात सही हैं, गवर्नमेंट ने चले उन्हें फैसिलिटेट तो किया पंजाब गवर्नमेंट ने, लेकिन जब तक रेट मुकर्रर नहीं होता और फिर उसके बाद उस रेट को इन्फोर्स किया जाए कि ओपन मार्केट में जो मिडल मैन है या जो खरीदार है गंदम का वो किसान को पूरी कीमत दे, यह भी मुमकिन नहीं है। किसान इत्तेहाद ने यह बात बिल्कुल दुरुस्त की, उन्होंने माजी में जो पिछला गुज़श्ता बरस गुजरा है उसकी बुनियाद पर यह बात कही। अब देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट कल रेट मुकर्रर करती है या पंजाब गवर्नमेंट किसान के लिए क्या रिलीफ देती है, तो फिर तो बेहतर होगा। अदरवाइज देखिए किसान अगर सड़कों पर आया अगर कल रेट मुकर्रर कर दिया जाता है तो आपको लगता है फिलफौर कोई मसले का हल निकल सकते हैं? अनवर साहब देखिए ज़रा बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो रेट मुकर्रर करे। जब रेट मुकर्रर करे फिर उसको इन्फोर्स करे कि आपने 3900 जो किसान इत्तेहाद ने डिमांड की है फिर उसी कीमत पर ओपन मार्केट में या मिडल मैन या जो भी खरीदार है गंदम का वो उस कीमत पर गंदम खरीदे, फिर तो काश्तकार जो है गंदम का उसको तो फायदा होगा। अदरवाइज फिर आप देखें ना कि किसान को नुकसान होगा। उसने जो गंदम काश्त की है उसकी फिर उसने प्राइस पे करनी है अभी लोगों को, वो तो उधार पे सारा कुछ कर रहा होता है, उसको यही उम्मीद होती है कि मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं पे करूंगा और आइंदा साल के लिए मैं बेहतर फसल पैदा करूंगा। ऐसा ही है। सकलैन इमाम साहब, बॉर्डर के उस पार अगर हम अपने हमसाया ममालिक की तरफ नजर बढ़ाएं तो वहां पर किसान को फी एकड़ गंदम पर कुछ 30 से 40 हजार रुपए का मुनाफा, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे यहाँ 25 से 30 हजार रुपए नुकसान हो रहा है फी एकड़ पर हमारे किसानों को। ये गवर्नमेंट क्या किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर बैठी है हमारे किसानों के लिए, ये समझ नहीं आ रहा। जिम्मेदार है कौन आखिर यहाँ पर? देखिए, जिम्मेदार जो है आपकी रियासत है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट और परमानेंट पॉलिसीज पाकिस्तान में नहीं खड़ी की गई। इदारे मजबूत नहीं है जिन्होंने ये सारी पॉलिसीज बनानी थी और चलानी होती है। हर सियासतदान या हर हुक्मरान बहुत ही बाज़ छोटे नैरो इंटरेस्ट के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसीज को 1 मिनट में तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बड़े आराम से 350 बिलियन रुपीस की गंदम इंपोर्ट कर ली, जिसका कोई 40% से जायद जो है वो गंदम वो उस पर लगी हुई थी, फंगस इन्फेस्टेड थी, और बाकी भी गंदम पता नहीं जानवरों को खिलाएगी या गरीब लोगों को खिलाएगी। तो अब वो ये इंपोर्ट बहुत बड़ा एक नेशनल क्राइम था जिसको एक ब्यूरोक्रेट के हवाले से के जरिए से इन्वेस्टिगेट कराया गया। नतीजा आपके सामने कुछ भी नहीं निकला। 1-2 ऑफिसर्स ही सस्पेंड हो गए या नौकरी से निकाल दिए गए होंगे। बाकी जो जिम्मेदार था यानी जो कैबिनेट थी उन्होंने बड़े आराम से पिछली हुकूमतों में डाल दिया। हालांकि हम अगर गौर करें तो या 2022 से लेकर अब तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, पहले पे शहबाज शरीफ की फिर केयर टेकर, फिर दोबारा शहबाज शरीफ की, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट की इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट्स हैं। तो ये जिम्मेदार है बहुत ज्यादा। इनको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी, जो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। क्योंकि इनको सबसे बड़ी सहूलत इन इस पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी में पॉलिसी जो है पाकिस्तान में, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हुक्मरान क्लास 1 है, चाहे वो एक जमात में हो या किसी दूसरी जमात में हो, तो वो अपने मफादात को यानी अपनी क्लास के इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, डिफेंड करते हैं। किसान के इंटरेस्ट को ज्यादा वॉच नहीं करते। अभी हमारे दोस्त खाकवानी साहब ने जिस तरह दूसरी फसलों का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, और आपने भी जिक्र किया कि बाकी फसलों में कोई रेगुलेशन नहीं, लेकिन बाकी फसलें जो है वो आपकी फूड सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं है।
गंदम आपकी फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है, जो अभी तक तो आपने रखी हुई पॉलिसी। जब आप किसी चीज को फूड सिक्योरिटी कहते हैं तो इसका मतलब ये है इंडिया ने रखी हुई फूड सिक्योरिटी, ऐसे ही है। फिर ये लोग सर क्या कहते हैं, ऐलानात कर देते हैं सूबों के हवाले से, जिला बंदी कर देते हैं, सूबा बंदी कर देते हैं, फिर छापे मारना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं लोग स्टॉक करके बैठे हुए, हुकूमत अपनी तरफ देखती नहीं है और इन लोगों के ऊपर छापे मारती है। अब नहीं मारेंगे छापे। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। छापे अव्वल तो ये अब जो सुना है हमने पाकिस्तान में, जैसे कि ऐलान किया गया है कि अब ये इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर प्रोविंशियल जो है इसकी ट्रेड जो है वो इजाजत दे दी गई, अभी स्मगलिंग नहीं कहलाएगी। भी अगर आप फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाते हैं तो फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी लाएं, यानी फिर इंटरनेशनल ट्रेड भी लोगों को करने दे, हुकूमत उसमें कोई रेगुलेशन ना करे। दूसरे, रोटी की प्राइस फिर गवर्नमेंट तय का काम नहीं कि वो तय करे कि इतने में रोटी, आप रोटी भी बेचने दे, फ्लोर मिल जितने का आटा बेचते हैं या तनूर लगाने वाला जितने की रोटी बेचता है या होटल वाला जितने की रोटी बेचता है उसको बेचने दें। आप सब कुछ ओपन कर दें, उससे बड़ी अच्छी प्राइसेस मिल जाएंगी शायद कभी किसान को। ठीक है, लेकिन जब आप कोई फिक्स्ड प्राइस या सपोर्ट प्राइस नहीं रखते हैं तो उसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो ये है कि किसान की प्रोडक्ट जो है वो फिक्स्ड है, उसे बेचनी है हर हाल में। करते चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल कमेटी सलमा भट्ट साहिबा, उनकी एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगी कि हुकूमत चंद हजार किसानों के लिए, करोड़ों अफराद के लिए रोटी महंगी नहीं कर सकती। चंद हजार, ये मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं सेगमेंट कंक्लूड करते करते मैं यहाँ पर सिर्फ उनकी स्टेटमेंट कोट करना चाह रही हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। इस सेगमेंट का तो ये वक्त मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जब कल सीएम पंजाब शानदार किसान पैकेज का ऐलान करेगी तो हमारी कोशिश जरूर होगी कि हम सेगमेंट को दोबारा से डिस्कस करें। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आपको पता है कि अमरीकी वफ्द पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिगेशन तस्वुर किया जा रहा था सियासी एतबार से भी और दोनों ममालिक के जो खारजी उमूर हैं उस एतबार से भी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासी मामला पर कहीं ना कहीं हुकूमत को तो एक गुड पॉइंट मिला है या उनके पॉइंट्स में इजाफा हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे अपनी उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए थी उसमें शायद उसे परेशानी और नाकामी का सामना। ये मैं आपको बज़ाहिर जो एक पिक्चर आ रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि सादिक साहब ने भी कहा कि अमरीकी वफ़द ने तो बानी से मुतालिक बात ही नहीं की, न अपने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, पाकिस्तान के अपने सियासी मामलात हैं। किस हद तक ये बातें दुरुस्त हैं और क्या वाकई जो अमेरिका में बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कोशिश कर रही थी वो किसी आड़े नहीं आ रही, किसी काम नहीं आ रही? सकलैन इमाम साहब, जो भी कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जैसे उसमें उसे कामयाबी नहीं मिल रही। आप क्या आपके एनालिसिस है ये जो अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान आया? देखिए, तहरीक इंसाफ को कामयाबी नहीं मिल रही है, उसकी वजह 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कि तहरीक इंसाफ खुद एक सियासी तौर पे बाशऊर जमात नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी है। यानी बाज़ औक़ात ये बचगाना बातें करते हैं कि बस वो ट्रंप आएगा तो इमरान खान जेल से बाहर आएगा। भी ट्रंप आपका मुलाजिम नहीं है, ना आपने उसकी कोई खास काम किए हुए हैं। ट्रंप एक दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर फौज और एक फाइनेंशियल सिस्टम और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम का सदर इलेक्ट हुआ है और वो इस वक्त ट्रम्पीरियां भी बहुत सारी कर रहा है, जिस यानी उसके इक़दामात, ऐलानात, टैरिफ्स के नतीजे में पूरी दुनिया हिल गई हुई है। ये एक इतना ताकतवर शख्स है, उसके पास वक्त नहीं है कि इस पूरी दुनिया के हालात में एक मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है, जो इस पूरे नक्शे में एक छोटी सी नुक्ता कहलाता है, उसके एक अंदर के सियासी मामले में वो कोई अहम किरदार अदा करे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा। तो ये तहरीक इंसाफ की इमेच्योरिटी है कि वो इन सब चीजों को बहुत ही पब्लिकली कर रहे हैं। ये अच्छा, मुझे एक और चीज में मुझे एक जान लेनी है दीजिए आपसे कि आपने कहा ना कि सियासी तौर पर बड़ा इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है। इस वक्त लीडरशिप जिन लोगों के पास है, या मैं कहूँ बड़े आसान अल्फाज में बुकला के पास या बी या किसी कैटेगरी की क़यादत के पास, आपको लगता है कि इनसे सियासी फैसलों की तवक्को की जा सकती है? यही यहाँ पर असद उमर होते, फवाद चौधरी होते, श्री मज़ारी होती, इसके अलावा भी दीगर और इनके रहनुमा मौजूद होते तो मामला थोड़े खासे मुख्तलिफ होते, वो लोग जो अब शायद पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं। अरे आपने बात बिल्कुल वही कहती जो मैं अर्ज करने लगा था, लेकिन इसमें बड़ा नाम जो आप मिस कर गई वो है शाह महमूद कुरैशी। जी यकीन, हाँ जी, वजीर खारजा भी रहे हैं और जिनको मेरे ख्याल में इस वक्त, ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई सियासी जहन रखने वाला शख्स है वो शाह महमूद कुरैशी है, जो इस वक्त रेलेवेंट भी है, पीटीआई में मौजूद है। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन
जब आप लेकिन ये आप बात करें पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की, जो अमेरिका में लोग बैठे हुए वो है डॉक्टर ज्यादातर। अच्छा, डॉक्टर्स हमारे यहाँ बड़े काबिल और बड़े अमीर समझे जाते, खासतौर पे जब ये मगरबी ममालिक में आते तो ये बहुत पैसे कमा रहे होते, लिहाजा एक खास प्रोफेशनल होने की वजह से अमीर तबका समझे जाते। लेकिन इनकी सियासी समझ बूझ या स्ट्रेटेजिस्ट होना इनका वो कहीं नजर नहीं आता है। ये अच्छे ऑपरेशंस कर सकते हैं, घुटने चेक कर सकते हैं, दिल चेक कर सकते हैं, नब्ज चेक कर सकते हैं, ऑपरेशन सर्जरी कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इनका काम नहीं है और वहां पे इनके पास कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको सही राय दें। ये अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की सियासत में सन 1950 से पहले से है। खुद जिन्ना साहब इनसे मदद मांग रहे थे कि हम आपके काम कर सकते हैं। कोल्ड वॉर के जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी उस वक्त ये जिन्ना साहब के लेटर्स मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान में एक उनकी इन्वॉल्वमेंट हमेशा से चली आ रही है और वो आइंदा भी रहेगी। पॉइंट आपका आ गया मुझे। जो तहरीक इंसाफ वाले चाह रहे हैं कि वो इमरान खान को रिहा करा दें, ये तहरीक इंसाफ को अपना बेंच मार्क खुद बदलना पड़ेगा। इनकी पार्टी को एक सियासी तौर पे बिहेव करना चाहिए, ना कि इमरान खान की एक सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करना चाहिए। खाकवानी साहब, कैसे पॉलिटिकल बिहेव करें ये लोग, क्योंकि अपने आपसी इख्तलाफात भी एक तरफ हैं, फिर दूसरा ये कि हुकूमत भी फूट डालने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। आज भी 6 लोगों के नाम गए थे, चाहते तो 6 की मुलाकात हो सकती थी, 5 को सलमान अकरम साहब को फिर नहीं अंदर जाने दिया। मेरा ख्याल है एक तो ना ये बहुत ज़्यादा जो लोग बयानात देते हैं पीटीआई के, हर बंदा जिसका दिल करता है वो स्टेटमेंट जारी कर देता है, ये काम होना चाहिए। और ख़ास तौर पर इनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं या सोशल मीडिया पे इनके ही जो लोग शहबाज गिल वरा और जुल्फी बुखारी और पता नहीं कितने कितने लोगों को कौन कौन लोग जो व्लॉगर बने हुए हैं, वो सारे जो है ना, मेरे ख्याल है उनको भी थोड़ा सा कुछ इत्तेदाल में कुछ उनको रोकना चाहिए। अच्छा। और देखें एक बात है, ये अमेरिकी वफ्द, ये जो अयाज सादिक, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक स्ट्रेंथ पे तो पीटीआई की सोशल मीडिया है ना, क्योंकि बाकी वाली मीडिया स्ट्रेंथ है, लेकिन कभी बाज़ खामी भी बन जाती है ना। हर वक्त तो अब जमाना जंग नहीं होता ना, थोड़ा सा आपको बाज़ पीस के लिए, नेगोशिएशन के लिए कुछ आपको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। एक पॉइंट और मैं अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल ही बाई करने को मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं। वो अयाज सादिक साहब ज़ाहिर नून लीग के ही बंदे हैं, स्पीकर तो हैं, लेकिन वो खालिस नून लीग के और नवाज शरीफ फैमिली के आदमी हैं, तो वो तो अपने मतलब की राय देंगे। अच्छा, दूसरा ये कि अगर मैं ख्याल में अगर अमरीकी जो डेलीगेशन आया है, अगर कहीं इन्होंने कोई बात की भी होगी तो वो ज़रा सलीके से की होगी ना, वो एक इनडायरेक्टली कोई हल्की फुल्की सी किसी कोई इशारतन बात होती। ऐसे तो नहीं होता कि आप आके डिक्टेट करें, आके गर्दन पर अंगूठा रख कर। आपके पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की भी एक हिस्ट्री रही है कि बहरहाल ये प्रेशर एक हद से ज़्यादा नहीं लेते और बाउंस बैक भी करते हैं। ये बादशाह नवाज ने ये बात कही थी और बहुत दफ़ा ये ठीक निकली है। पाकिस्तानी आर्मी पे प्रेशर की एक हद होती है, तो अगर वो उन्होंने किसी ने कोई की भी होगी बात, अब ज़ाहिर है उन्होंने तो डेलीगेशन के जो लोग हैं वो तो स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना कोई बात करेंगे। अगर कहीं कुछ थोड़ा, मैं कहीं मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, मुझे मेरे पास मालूमात नहीं है, कहीं कुछ अगर थोड़ा बहुत होगा भी सही तो उसके कुछ दिनों बाद असरात आएंगे सामने। अच्छा। ऐसे नहीं होता कि एक डेलीगेशन आया है और ऐसे मौके पे हुकूमत अनाउंस कर दे या खान साहब को निकाल के वहां पे निकाला पहुंचा दे। अगर बिहाइंड द सीन कुछ चल भी रहा है तो कुछ टाइम लगेगा। और एक जो कि हम कल भी बात करते कि ओवरसीज कन्वेंशन के भी असरात हमें महीने बाद पता चलेंगे, जिसको हुकूमत कह तो रही है कि बड़ा अच्छा काम किया हमने, ताल्लुकात बहाल और ये वो, इसका भी बड़ा आगे चलकर पता चलेगा। अनवर साहब, मुझे ये बताया कि आज बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई अडयाला जेल में बानी पीटीआई से। उन्होंने बाहर आकर कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात के वाले से तो किसी को टास्क नहीं दिया। आजम सवाती साहब पिछले 1 हफ्ते से लगे हुए हैं कि वो बात करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अब पाकिस्तान के हक में, लोगों के हक में। तो आपको नहीं लगता कि क्लैरिटी के साथ पिक्चर शायद तब आएगी जब अलीमा खान साहिबा की मुलाकात होगी बानी पीटीआई से? आप मुझे ज़रा पहले जो आपने सवाल किया था उस पर ज़रा एक कमेंट करने दीजिएगा कि आप देखें कि ये जो अमेरिकी कांग्रेस मैंस का वफ्द आया है, इनकी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं, और एक तो ये देखिए कि ये ट्रंप में इंतज़ामिया ने ये डेलीगेशन नहीं भिजवाया, अपने तौर पर आए हैं। और दूसरी बात, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बानी पीटीआई की बात ज़रूर की है। अब आपका जो सवाल था मैं उस तरफ आता हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मैं वही अवामिल जो है जिनका मैं इजहार करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी नादानी में, अपनी चपकलिश में बानी पीटीआई के काज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देखिए ना, जो भी बंदा आता है वो आकर बाहर ऐसी कंट्रोवर्शियल कोई स्टेटमेंट देता है कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां कम होनी होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। मुझे बताइए, इस मौके पर आपके एक बड़े इंपॉर्टेंट जो आदमी हैं,
आजम स्वाति साहब कहते हैं मुझे बानी पीटीआई ने एक मैंडेट दिया है और वो कुरान की कसम भी खाते हैं कि जिसकी वजह से मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात की है। दूसरी तरफ आपके चेयरमैन जो हैं वो आके कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे बताइए अगर ऐसी बात नहीं भी हुई तो आपको ये बात मीडिया पर करने की जरूरत क्या है? मैंने आपको एक अर्ज की थी कोई पिछले हफ्ते एक शो में कि अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दरवाजे बिल्कुल बंद है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोशिशें इस तरफ से जरूर हो रही हैं लेकिन उधर से बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि आप पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उनसे बात कीजिए। आप पार्लिमान के अंदर मौजूद हैं, आप कौमी असम्बली सेनेट के अंदर आपकी नुमाइंदगी है, वहां पर बात कीजिए, जो पॉलिटिकल डायलॉग शुरू कीजिए, हमें उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन बराह रास्त हमसे बात नहीं की जा सकती। ये किस वजह से हुआ? लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, पॉलिटिकल डायलॉग अगर करते भी हैं तो क्या नून लीग राजी हो जाएगी, आप बैठ के हुकूमत कर ले हम चले जाते हैं? ये तो नामुमकिनात में से एक चीज आ जाती है। अनवर रज़ा, ये बात आपकी दुरुस्त है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों कर चाहेगी कि मुज़ाकरात कामयाब हो? देखिए लेकिन आपने आगाज करना है, आप कम से कम पॉलिटिकल फोर्स हैं, आपको पॉलिटिकल फोर्स से बात तो करनी चाहिए ना। जो आपने पॉइंट उठाया ना पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करने का, मैं इसके ऊपर जरा रजी साहब की राय ले लूं। रजी साहब, पॉलिटिकल लोगों में चले यूं कह लीजिए कि बड़ा ही एक ना मैच है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीटीआई के दरमियान का। पीपल्स पार्टी के साथ कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई चीज मिलती जुलती आपको रवाबित आपको लगता है कि यहाँ से ही अगर स्टार्ट ले ले तो चले हालात बेहतर हो सकते हैं? दूसरा ये भी कि बहुत उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप के आने से पीटीआई को, अब जिस तरीके से डेलीगेशंस आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, खारजी सतह पर भी राब्ता हो रहा है, आपको लगता है कि ये सेटबैक है पीटीआई के लिए? देखिए बहुत सारे सेटबैक्स हैं, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जिस तरह की कैंपेनिंग बिलावल साहब के ख़िलाफ़ की गई और जिस तरह की कैंपेनिंग शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ की गई और जनाब ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ की गई, उसके बाद पीटीआई को जब राब्ते किए गए उसके बाद तो उन्होंने कहा कि लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, आपके सोशल मीडिया ने हमारे पल्ले फक्का भी नहीं छोड़ा, कक भी नहीं छोड़ा, तो अब हम किस बुनियाद के ऊपर? नहीं की ना जितनी माजी में नून लीग कर चुकी पीपल्स पार्टी के साथ, उससे ज्यादा की और मजे की बात नहीं, मेरी बात सुन लेना, मजे की बात जिन्होंने वो वाले अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो पीटीआई में चले गए हुए थे। शेख रशीद पीटीआई के अंदर है, बाकी जिन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में गलत जुबानी की थी वो सारे पीटीआई को प्यारे हो चुके थे। मैं इस बात के ऊपर आना चाह रहा हूँ। देखिए उनसे पूछा गया या सादिक साहब से कि इस मौजू पे कोई बात हुई, उन्होंने कहा नहीं हुई। उन्होंने कोई आगे फर्दर वजाहत नहीं की कि पीटीआई के बारे में किसी ने बात की कि नहीं। मेरा याद सादिक साहब से सवाल है कि उन्होंने अपना जब इजलास बुलाया है पार्लियामेंटेरियंस का तो उसके अंदर उन्होंने दावत दी चेयरमैन पीटीआई अली गौहर साहब को और चीफ व्हिप आमर डोगर साहब को, 2 दावतनामे उन्होंने जारी किए, लेकिन दोनों हजरात नहीं गए। गया कौन है वहां पे फवाद चौधरी साहब और उनके भाई फैसल चौधरी साहब गए हैं। तो वो किस खाते में बुलाए गए हैं? क्योंकि वो तो पार्लियामेंटेरियन नहीं थे। और पीटीआई ये बताए कि इनके दोनों लीडर क्यों नहीं गए वहां पे अपनी बात करने के लिए। वो कहते नहीं हमें दावतनामा, वो बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फिर अगली बात, किसी ने मुझे कॉल किया ना दावतनामा। अगली बात ये है कि अमेरिकन एम्बेसी ने खुद एक और डिनर भी दिया अमेरिकन एम्बेसी के अंदर और वहां पे भी लोगों को बुलाया गया और उनके अब पीटीआई बताती है कि जी वहां से जो उस डिनर के दावतनामे थे वो आए हैं जनाबे वो क्या नाम है हसन साहब, क्या नाम था उनका, फवाद हसन के भाई जो थे रऊफ हसन साहब को आया और रऊफ हसन साहब ने आगे नहीं पहुंचाया। हालांकि अनवर साहब को भी पता है कि जो अमेरिकन किसी इनविटेशन पे आपको इनवाइट करते हैं तो वो आपको पर्सनल इनविटेशन जारी करते हैं और फोन के ऊपर फॉलो अप भी किया जाता है उनकी तरफ से और फिर ये भी कहा जाता है कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये भी कंफर्म कर दें। तो ये हो नहीं सकता कि पीटीआई के तमाम दावतनामे उधर गए हों। बुनियादी ये होना चाहिए तौर पे तशवीश की बात होनी चाहिए कि अगर इस डायलॉग में से किसी लोकल फोर्स ने या फॉरेन फोर्स ने पीटीआई को निकाला है तो उसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि अगर जाते तो कोई ना कोई डायलॉग होता। तो जो तहकीक जो तफ्तीश की बात होनी चाहिए, तशवीश की बात वो ये नहीं होनी चाहिए कि बात नहीं हुई। तशवीश की बात ये होनी चाहिए कि उस डायलॉग के अंदर इनके रास्ते को रोका गया वाला कौन है, कौन है, वो पार्टी के अंदर है, वो हुकूमत के अंदर है, असल में उसकी निशानदेही होनी चाहिए। चले ये भी बड़ा एक वैलिड कंसर्न आपने शो किया जो कि पीटीआई के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये राब्ता टूटा कहां से जो कि जुड़ सकता था। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, फिंच की रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, वक्त इंतहाई मुख्तसर है, हम स्पेसिफिक रहेंगे। इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है फिच जिसने पाकिस्तान पर एतमाद की मोहर को सब्त किया है और पाकिस्तान की जो रेटिंग थी वो थी CCC+।
जो कि अब बेहतर होकर -B में चली गई है, तो जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का इस वक्त आउटलुक है वो थोड़ा स्टेबल है, मौशी उसके जो अशारिये हैं वो बेहतर है। अब वज़ीर ख़जाना भी इसी किस्म की बातें करते हुए हमें नज़र आ रहा है। जो पिछले हमने हफ्ते में देखी है मौशी अशारिये, वो किसी न किसी हद तक बेहतरी की खबरें हमें सुना रहे हैं, लेकिन ये इसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। खकवानी साहब, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो आलमी इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं और जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं ये दुरुस्त है? देखिए, एक लिहाज पर अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने रेटिंग को पाकिस्तान को बेहतर किया है, उससे ज़्यादा एक इंटरनेशनली एक अच्छा मुस्बत जाता है। और वो एक डिफ़ॉल्ट का खतरा जो हमें हमारे पर हर वक्त पिछले 3-4-5 साल से है वो कम से कम कुछ कम होता है। मेरा ख्याल है ये जो इसमें ये इंडिकेटर्स में ज़्यादा चीज़ देखते हैं कि बिल्कुल कोलैप्स होने जा रही है या नहीं जा रही है। अभी उन्होंने जिस तरह खसारा कम किया है, कुछ मालियाती चीज़ों में डिसिप्लिन में भी आए हैं, कुछ रिफॉर्म भी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है रेमिटेंसीज बढ़ने से जो उनके पास ज़रूरत है वो भी एक लेवरेज थोड़ी बढ़ती है ना, जिससे आपका डॉलर आपके पास ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ अच्छी है, लेकिन जो मुझे लगता है जो नेगेटिव है या परेशान कुन है, कोई तरक्की की वो रेशो वो कम है। अब रज़ी साहब का ये शोबा है, ज़्यादा बता सकते हैं कि वो बहुत ही कम है तरक्की की। ये जो शरह जिससे ज़ाहिर ओवरऑल हर जगहों पर असर पड़ता है, और फिर हमारी इकॉनमी देखिए, हम जब आम लोगों में देखते हैं ना, मार्केट में, बाजार में, हर जगह लोग यही कहते हैं कि जी बिल्कुल इकॉनमी बैठी हुई है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, पैसा नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, रियल एस्टेट से लेके हर जगह पे ना एक लोगों का एक, और कोई भी इन्वेस्टर कोई लगाने को तैयार नहीं है। ये एक जो एक ओवरऑल नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं, वो इंडिकेटर उस तरह आए या ना आए, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहरहाल नेगेटिव जा रहा है। सकलैन इमाम साहब, एक तरफ पाकिस्तान ने माइंड एंड मिनरल फोरम को होस्ट किया, दूसरी तरफ अगर इस किस्म के मुस्बत अशारिये जो है वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर मिलेंगे, क्या तासुर जाएगा? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुख्तसर कमेंट रखिएगा। ये मुख्तसर ये अर्ज है कि ये जो आपने फोरम कराया है, या जो ये फिस्ट का जो आज ये B- की जो रेटिंग है ये पाकिस्तान की, ये खुशाइंद खबरें हैं, लेकिन इनकी बुनियाद में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक ये कि इसमें टाइट, यानी IMF के साथ जो आपके एग्रीमेंट्स हैं उसमें बहुत टाइट फिस्कल पॉलिसीज रखी, यानी आपने ज़्यादा खर्चे नहीं करने, आपने ज़्यादा ग्रोथ नहीं करनी है, तो आपकी ग्रोथ मैक्सिमम 3% तक फोरकास्ट की जा रही है, मैक्सिमम कि एजिंग टुवर्ड्स 3%, ये भी नहीं कि 3% कहा है उन्होंने। दूसरा एक अहम फैक्टर है कि इसमें जो आपको ESG जो स्केल में जो आपकी पोजीशन मापी गई है इस फिस्ट की रिपोर्ट में, वो 5 है, जिसका मतलब है कि आपकी पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो 5 लेवल पे आती है, जो एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी, यानी आप बहुत वल्नरेबल अभी भी हैं। और उसमें आप ये भी जहन में रख लीजिए, इसी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत ने जो भी मेजर्स किए हैं उसमें इंस्टेबिलिटी फैक्टर्स में पॉपुलर लीडर इमरान खान अभी भी जेल में है। तो आपका ये इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उन्होंने इसको ये नोट किया है कि ये इंस्टेबिलिटी के फैक्टर्स हैं जब तक कि पॉलिटिकली पाकिस्तान सेटल नहीं होता। तो अगर आप अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंसेस कर ले, सब कुछ करें, और एक मुल्क में यानी विजुअली एक पॉलिटिकली स्टेबल माहौल नहीं क्रिएट करते हैं, तो आपकी सारी अच्छी रेटिंग साबित नहीं। पॉइंट आ गया साहब, जो अनवर साहब सकलैन साहब ने कहा ना कि बानी पीटीआई के नाम इस रिपोर्ट में दर्ज है, फिर ये मैसेज क्या दे रहा है हमें? देखिए ज़रियाब, जो बेहतर माशी इशारिये हैं उसकी वजह से रेटिंग भी आपकी बेहतर हुई है, और गवर्नमेंट कोशिशें भी बहुत कर रही है। चलिए, ये माशी इशारे तो बेहतरी की तरफ हैं। मुझे एक सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है कि बेहतर है, चलिए हुकूमत इक़दाम कर रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन देखना ट्रिकल डाउन नहीं हो रही है सब कुछ। आम आदमी उसी तरह बेचारा, उसकी कुव्वत ख़रीद भी नहीं है, उसकी जो सैलरी, मैं सैलरी की बात करता हूँ कि वो एज इट इज़ है, वो नहीं बढ़ी है, लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। माशी इशारे अगर बेहतर हैं तो फिर हुकूमत को ये भी चाहिए लोकली सतह पर, मुल्क के अंदर भी कोई इसके असरात आने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। चलिए, हुकूमत अपने खुद तो स्टेबल हो रही है, और अगर आप आलमी सतह पर भी देखें पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, हम भी खुश हैं इस बात से, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को उस तरह इक़दामात हमें दिखाई नहीं दे रहे जिस तरह आम आदमी के लिए करने चाहिए। जो आपकी बात थी, देखिए उन्होंने खुद इंडिकेट किया कि आपकी जो पॉपुलर लीडरशिप है वो अभी तक जेल के अंदर है। इसका मतलब ये है कि आपकी सियासी इस्तेकाम नहीं आया। जब सियासी इस्तेकाम होगा तो मुमकिन है कि यकीनी है कि आपके माशी इस्तेकाम भी होगा, लेकिन ये तो रियलिटी तो है ना, आलमी दुनिया भी इसको समझती है कि बानी पीटीआई से मुताल्लिक जो है पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हिजान पैदा हुआ है, उसको कम करने की, खत्म करने की जरूरत है। लास्ट 2 मिनट्स है रज़ी साहब, ऑन यू। देखिए, इस रेटिंग का इसके अलावा कोई मतलब नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म के अंदर उनके कर्जों की अदायगी है
पाकिस्तान अगर वो पे बैक करने के लिए कम अहल था तो इस रेटिंग के मुताबिक वो ज़्यादा अहल हो गया कि अब उन्होंने कहा जी लॉन्ग टर्म जो लोन्स की रिपैट्रिएशन की सस्टेनेबिलिटी है उसको हम बेहतर देख रहे हैं, तो इसलिए वो अपने पैसों को रो रहे हैं, उनको हमारा इसमें कोई नहीं। दूसरी बात ये, हमारा दर्द दिल कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसका एक फ़ायदा ये है कि अब जब हम हमारे जो डबल इंश्योरेंस हुई होगी हमारे लोन्स की, क्योंकि हम इनस्टेबल इकोनॉमीज़ के अंदर थे या इनस्टेबल सोसाइटीज़ के अंदर थे, तो अब वो कॉस्ट कम होगी। ये हमें कई अरब रुपए बल्कि दर्जनों अरब रुपए की बचत भी हो सकती है हमारे कर्जों की सूद अदायगी के अंदर। हुकूमत उस बचत को किस तरह इस्तेमाल करती है ये बाद की बात है, जो नॉर्मली आप पे और मेरे पे तो इस्तेमाल नहीं होंगे ना, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में चले जाएंगे कि काम ना करो, घर बैठ के तो वसूल करके तो खाया करो। तो मेरा मतलब है कि इसका वाहिद मतलब ये निकलता है। बाकी मैंने अभी रिपोर्ट पूरी पढ़नी है, अब चूंकि सकलैन साहब ने बता दिया है, अब मैं फिर जाके दोबारा पढ़ूं। जो उन्होंने बानी पीटीआई वाला फैक्टर डाला ना, आप चाह रहे हैं कि उसकी मैं वजह से उसको आप पढ़ूं, मैं उसको मज़ीद और पढ़ूं। डिटेल के साथ रिपोर्ट जी, पढ़ें। जी, ये बिल्कुल। चीज़ अगर वो खुद भी इंडोर्स करें, जाहिर सी बात है एक तज्ज़ियेकार पढ़ने के बाद ही किसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रहे होते हैं, तो मतलब ये कि इंटरनेशनली भी इन चीज़ों को हम एकदम नहीं कह सकते कि हमने यहाँ पे कन्वेंशंस करवा दिए या डेलीगेशंस आ रहे हैं तो ये चीज़ जो है वो माइनस होगी। माइनस सियासतदान नहीं हुआ करते। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।